जीवन बदल गए, जज्बात बदल गए, हमारे साथ उठने बैठने वाले लोगों के ख्यालात बदल गए। जी हाँ साथियों, कहीं मौसम की तरह आप भी बदल तो नहीं जाओगे। एक बहुत ही प्यारे कंटेंट के साथ आज हम आपके सामने रूबरू हो रहे हैं साथियों, और आपको बहुत ही प्यारे कंटेंट के साथ जोड़ने का हमारा प्रयास है कि मौसम की तरह कहीं आप बदल तो नहीं जाओगे। फिलहाल ये बदलाव का जीवन है, कहीं बचपन, कहीं वो जीवन, कहीं वो शाम, कहीं वो रातें, ऐसी तमाम बातों के साथ गुजर गई हमारी तमाम बातें। जी हाँ साथियों, शुरुआत हमने कहाँ से किया और कहाँ आ गए हैं, और अभी हम कहाँ तक जाएंगे, ये लम्हे हमें आगे चल करके बहुत कुछ बताएंगे। जी हाँ साथियों, तो मौसम विज्ञान, वाकई में आज जिस मौसम विज्ञान को आप समझ पा रहे हैं, अभी फिलहाल आपके राज्य में हो सकता है येलो सिग्नल हो सकता है ग्रीन हो सकता हो रेड हो, ऐसा हो सकता है ऑरेंज हो। तो यानी इस तरीके तमाम प्रकार के सिग्नल से आप रूबरू होते हैं। आपका मनो ध्यान कभी आपसे ये कहा कि ऐसा क्यों हो रहा है साथियों, और अगर नहीं कहा है तो आज कहेगा। फिलहाल आज एक बहुत ही प्यारे कंटेंट से आपको रूबरू कराएंगे, जहां आप ये जान पाएंगे, तमाम बातों से अपने आप को जोड़ पाएंगे कि वाकई में मौसम क्यों बदलता है, मौसम क्या है, और मौसम को मौसम ही क्यों कहते हैं। इन तमाम बातों से आज पर्दा हटने वाला है साथियों। सबसे पहली बात, मौसम जिसके बारे में हम जानने चाह रहे हैं, और हमारी स्क्रीन पर जो हमारा टाइटल है, मौसम की तरह तुम भी बदल तो न जाओगे। आइए जाने मौसम के बारे में। सच बताएं, हम आप शुरू से ही बदलते चले आ रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। हम कभी अपने आप को बदलने से रोक नहीं सकते हैं। इस जीवन का नियम है, इस संसार का एक चक्र है, इसका अपना नियम है। यह दृष्टिकोण है कि मैं बदलूंगा, जग बदलेगा, तुम चाहे जितना स्थिर रह लो, हमें चलना है। टाइम चलेगा, टाइम कभी रुकेगा नहीं, बदलाव निश्चित है और ये बदल कर रहेगा। फिलहाल इतनी बातों को हम ये जान चुके हैं कि हाँ, ये होना सच है, हमारा यहाँ आना सच है, और हमारा यहाँ से जाना सच है। हम अपने जीवन काल में प्रतिवर्ष विभिन्न प्रकार के मौसम से सामना करते हैं। कभी हम मुस्कुराते हैं, कभी हम उसी से ऊब जाते हैं, कभी हम गर्मी की तपिश को बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, कभी हम बरसात की तमाम बूंदों से निराश हो जाते हैं, कभी हल्की फुल्की फुहारों से बड़े प्रसन्न हो जाते हैं, और कभी हम बसंत ऋतु को देख करके मुस्कुरा रहे होते हैं। तमाम चीज़ें हैं, ऐसी बहुत ही पहलू है जिससे आज हम आपको रूबरू करा रहे हैं साथियों। सबसे पहली बात यहीं से होगी आज की शुरुआत। मौसम किसे कहते हैं, मौसम किसे कहते हैं। जी हाँ, सच पूछूं तो अगर आप बहुत ही अच्छे ढंग से हमारे वक्तव्य को सुन रहे होंगे तो आज ये सारी बातें क्लियर कर दूंगा। मौसम किसे कहते हैं, किसी स्थान की बात होगी, स्थान कॉमन होगा, स्थान को एक लक्ष्य बनाया जाएगा, टारगेट। किसी स्थान की हवा तथा उसके वातावरण का बदलना साथियों मौसम कहलाता है। किसी स्थान की हवा तथा उसके वातावरण का बदलना, या वातावरण में होने वाली चेंजिंग, वातावरण में होने वाला परिवर्तन ही क्या कहलाता है, मौसम कहलाता है। मौसम एक अरबी भाषा का शब्द है साथियों, अरबी भाषा का शब्द है। हम इसे केवल महसूस करते हैं, खासकर महसूस करते हैं, देख नहीं पाते, हकीकत समझ रहे हैं। मौसम एक अरबी भाषा का शब्द है। मौसम का मतलब ही है, मौसम एक अलग मिजाज ही रखता है, और इस मौसम के साथ हम तमाम प्रकार के गानों से जुड़े हुए हैं, और ये गाना है मौसम की तरह तुम भी बदल तो ना जाओगे। इस तरीके से तमाम प्रकार के इस पर गाने भी फिल्माए गए और कहे भी गए। एक वर्ष में मौसम चार, और पांचवा मौसम प्यार का। तो मौसम वो अलग थे जो फिल्माए गए, जो संगीत में लाए गए। फिलहाल हमारा दायित्व तो यहाँ दूसरा है। हमारा दायित्व है कि हम मौसम को समझ सकते हैं। मौसम वाकई में परिवर्तित क्यों होते हैं, मौसम परिवर्तन क्यों होता है, तो कहिएगा पृथ्वी की परिक्रमण गति के कारण, पृथ्वी की परिक्रमण गति के कारण, क्योंकि पृथ्वी हमारे सूर्य की परिक्रमा कर रही है, अतः मौसम बदल जाते हैं साथियों, मौसम बदल जाया करते हैं। फिलहाल ये मौसम की जानकारी कब से लोगों को होना शुरू हुई, यहाँ से बहुत ही अच्छी बातें बताऊंगा। इस मौसम के बारे में लोगों ने सोचना कब से शुरू किया है? क्या 1990 के दशक के गानों ने आपको मौसम की बातें बताई हैं? क्या इसके पहले भी कुछ मौसम की बातें रही हैं? तो बहुत दूर अगर हम ना जाएं, सीधा हम अपने इतिहास पर आएँ और हम वहाँ की बातें करें, और इतिहास में हम देखें ईसा पूर्व जाकर के, तो अरस्तु नाम के एक बहुत बड़े दार्शनिक हुआ करते थे।
सबसे पहले अरस्तु ने मौसम पर बातें छेड़ी थी। सबसे पहले अरस्तु ने इस मौसम के बारे में बहुत कुछ बताया हुआ था, इसीलिए अरस्तु को इसका किसका मौसम का संस्थापक माना जाएगा। मौसम विज्ञान का संस्थापक या मौसम विज्ञान का जनक। मौसम विज्ञान का जनक किसे कहेंगे आप? तो अरस्तु को कहेंगे साथियों, क्योंकि अरस्तु ने सबसे पहले इस मुद्दे को छेड़ा था, इस मुद्दे को हवा दी थी। फिलहाल अरस्तु के बाद बातें आए तो आप आइए अपने इतिहास के स्वर्ण युग पर। हमारे इतिहास का स्वर्ण युग गुप्त काल को कहा जाता है, और इसी गुप्त काल में एक बहुत ही अच्छे राजा, आप कह सकते हैं शक्तिशाली राजा, चक्रवर्ती राजा चंद्रगुप्त द्वितीय, जिनका नाम था विक्रमादित्य, इनका शासन काल रहा है, जो गुप्त काल का स्वर्ण युग रहा है। और इनके दरबार में नवरत्न रहा करते थे साथियों। उन्हीं नवरत्नों में एक नाम आपका आएगा बारामिहिर का। बारामिहिर, इन्होंने मौसम के बारे में बातें की, इन्होंने मौसम के परिवर्तन के, मौसम के मिजाज को बताने का काम किया। बारामिहिर के बाद इन्हीं के दरबार में, किसके? इन्हीं के दरबार में, यानी विक्रमादित्य के दरबार में रहने वाले कालिदास ने क्या लिख दिया भैया? ऋतु संहार। ऋतु संहार, इससे आपको पता ही चल जाएगा कि कालिदास ने ऋतु संहार लिखा तो इसका मतलब ऋतुओं का ज्ञान इन्हें रहा होगा। कालिदास एक महान कवि थे और विक्रमादित्य के दरबार में रहा करते थे। विक्रमादित्य के दरबार में कितने लोग थे? 9 रत्न, 9 लोग, यानी 9 रत्नों का समूह था। अलग अलग दृष्टिकोण के जानकर्ता थे वो, यानी अलग अलग प्रकार के चीज़ों को जानने वाले थे। तो 9 रत्न रहा करते थे। उन 9 रत्नों में बारामिहिर और कालिदास का नाम आता है। बारामिहिर ने भी इसके बारे में बात की। मैं शुरुआत कर रहा हूँ मौसम के बारे में, मैं बात कर रहा हूँ मौसम के बारे में। वाकई में मौसम के बारे में इन लोगों ने पहले ही बातें की। फिलहाल बहुत अस्पष्ट बातें ना हो करके, क्योंकि वो एक सैद्धांतिक थी, सिद्धांत पर चली। हमारे यहाँ सिद्धांत नहीं, प्रैक्टिकल होगा। हमारे यहाँ उस चीज़ को दिखाया जाएगा। अब जमाना वो नहीं है, अब विज्ञान युग है, और वैज्ञानिक युग में चीज़ों को प्रमाणित भी किया जाएगा। सिद्धांत के साथ साथ प्रमाणिक बातें होंगी। फिलहाल दृष्टिकोण बदला, अभी किसी को कुछ पता नहीं है, लेकिन दुनिया काफ़ी आगे है। दुनिया काफ़ी आगे है। 1950 की अगर हम बात करें फिलहाल साथियों, 1950 में मौसम विज्ञान का एक वेधशाला स्थापित कर दिया जाता है साथियों विश्व में। फिलहाल हम अपने देश पर भी आएंगे, सबसे पहले दुनिया की बात कर जाएंगे। देखिएगा, अगर हम विश्व की बात करें तो विश्व मौसम विज्ञान संगठन, विश्व मौसम विज्ञान संगठन, ये सारे प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। संगठन की स्थापना, विश्व मौसम विज्ञान संगठन की स्थापना कब की गई? तो 23 मार्च 1950 को साथियों, 23 मार्च 1950 को विश्व मौसम विज्ञान संगठन की स्थापना की गई है। हमारे कुछ साथी, स्टूडेंट साथी ये सोच रहे होंगे, सर इस बीच में आपने इस मौसम पर ट्रायल क्यों दिया है और मौसम पर ये अपना वक्तव्य क्यों रख रहे हैं? तो उनके लिए एक छोटी सी बात है, छोटा सा जवाब है कि आपके सामने मौसम अपना दृष्टिकोण बदला हुआ है, मिजाज बदला हुआ है, लगातार बारिश हो रही है, आपको फिलहाल पता है, इसलिए हम मौसम की बात करने के लिए आपसे रूबरू हुए हैं साथियों। तो विश्व मौसम विज्ञान संगठन की स्थापना हुई 23 मार्च 1950 से। इसका मतलब आप आंकड़ा लगा सकते हो कि अभी बहुत दिन नहीं हुए हैं। 1950 के बाद ही हम लोगों ने मौसम के बारे में बहुत कुछ जानकारी लेना शुरू किया है। उसके पहले जो जानकारियां थी वो बस हवाई थी, लोगों का एक अनुमान रहा होगा, लेकिन अब कुछ मामले बदल चुके हैं। विश्व मौसम विज्ञान संगठन की स्थापना हुई 23 मार्च 1950 में, और इसका मुख्यालय बनाया गया कहाँ? इसका मुख्यालय बनाया गया जिनेवा में। जिनेवा कहाँ है साथियों? स्विट्जरलैंड, दुनिया का स्वर्ग। जिनेवा कहाँ है? तो आप कहिएगा स्विट्जरलैंड में है साथियों। जिनेवा स्विट्जरलैंड में, जिसे आप दुनिया का स्वर्ग कह सकते हैं। 23 मार्च को विश्व मौसम विज्ञान संगठन की स्थापना होने की वजह से लगातार अनवरत रूप से फोकस करने के लिए किसी भी चीज का दायित्व निर्वहन बेहतर से हो पाए, इस वजह से प्रतिवर्ष 23 मार्च को, प्रतिवर्ष साथियों 23 मार्च को विश्व मौसम विज्ञान दिवस मनाया जाता है। विश्व मौसम विज्ञान दिवस, विश्व मौसम विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो आप खुले लहजे में कहिए कि 23 मार्च को विश्व मौसम विज्ञान दिवस मनाया जाता है। अभी 2023 का जो मार्च गुजरा है,
2023 का जो मार्च गुजरा है फिलहाल साथियों, उसकी थीम रही है जनरेशन के साथ, जनरेशन के साथ मौसम, जनरेशन के साथ मौसम, ये उसकी थीम थी, जहां जलवायु और जलवायु के भविष्य के बारे में बात की गई थी। जलवायु और जलवायु के भविष्य के बारे में बात की गई, जलवायु और जलवायु का भविष्य, ये बातें हुई साथियों। जी हाँ, अब आप समझ सकेंगे हम बात कहाँ से कर रहे हैं, यानी ठीक ठाक मामला। इसके पहले हमारे अनुमानित लोग थे, हमारे वो जानकार थे जो हमारे इतिहास को संवारने का काम किया है। 12 मिहिर, कालिदास, अरस्तु जैसे महान लोगों ने हमारे इतिहास के झरोखे को बहुत ही बड़ा आईना देकर के चले गए हैं, जहाँ से हम बहुत कुछ स्पष्ट रूप से देख पाते हैं। इन लोगों के माध्यम से हमें ये आंकड़ा मिलता है कि सचमुच पहले ऐसा नहीं था कि लोगों को कुछ जानकारी नहीं थी, नहीं तो ऋतु संहार आता ही नहीं साथियों। बहुत ही जानकार थे ये लोग, तमाम प्रकार की बातों को ऐसे वक्तव्य में कह के चले गए जिन्हें आज हम प्रदर्शित कर रहे हैं, जिनके लिए हमें यंत्र बनाना पड़ रहा है। पहले इतना भी आसान था कि रावण यान उड़ाता था जिसमें तेल भी नहीं लगता था, सोचिए साथियों। तो बहुत कुछ अलग है। तो विश्व मौसम विज्ञान का संगठन देखिए, सबकी स्थापना यहाँ हो चुकी है, अब आप समझ रहे हैं। अब हम आपको जोड़ेंगे कुछ महत्वपूर्ण बातों के साथ। सच पूछिए साथियों, अब आपका दृष्टिकोण आपके भारत की तरफ होना चाहिए। बिल्कुल आपका दृष्टिकोण आपकी भारत की तरफ इसलिए ले चलूंगा क्योंकि अब हम दुनिया की बात ना करके अपने देश की बात करेंगे कि हमारे देश में मौसम विज्ञान के लिए क्या क्या काम हुए हैं और क्या क्या काम किए जा रहे हैं साथियों। तो हम बात कर लेते हैं अपने भारत के दृष्टिकोण में। भारत के दृष्टिकोण में हमारी बातें क्या होंगी, सच समझिएगा, बहुत ही माइनर अंतर होगा। आप चीज़ों को और भी गहनता से समझने का हमें अवसर मिलेगा। हमारे भारत का वो दौर रहा 1865 के आसपास, पश्चिम बंगाल यानी कोलकाता में, बंगाल लिखूंगा समझिएगा, कोलकाता में एक चक्रवात आता है। एक चक्रवात आता है जिस चक्रवात के बारे में शायद उस समय किसी को पता हो, क्योंकि आप समझ सकते हैं 1950 में जाकर के इस पर पहल की जा रही है। तो भारत क्या करेगा, खाक, कुछ खास नहीं। तो 1865 में बंगाल में एक चक्रवात आता है जिसके बारे में कुछ खास किसी को पता वगैरह नहीं था, लेकिन उस चक्रवात के बाद महामारी फैलती है, लोग काफ़ी मात्रा में मारे जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा विनाश होता है, जिससे एक चिंता का सबक बनता है। उस समय हमारे ऊपर अंग्रेज शासन कर रहे थे साथियों, समस्याएं बढ़ती हैं, अंग्रेज शासन कर ही रहे थे। लेकिन उसमें से उस समय ध्यान दीजिएगा 1889 ईस्वी में, 1889 में सर जॉन एलियट महोदय को कोलकाता में ही पहला महानिदेशक बना दिया जाता है। पहला महानिदेशक बना दिया जाता है किसके संबंध में, मौसम वेधशाला के संबंध में। मौसम वेधशाला के संबंध में पहला महानिदेशक नियुक्त कौन किया गया है, सर जॉन एलियट। इंग्लैंड के थे, कोई बात नहीं, कोई डाउट भी नहीं है। सर जॉन एलियट पहले महानिदेशक बनते हैं मौसम वेधशाला के रूप में। काम किया जाता है, यानी कोई अभी ऐसी स्थापना नहीं हुई है कि बहुत बड़ी स्थापना हुई हो। फिलहाल इस पर एक रिसर्च चालू होता है और उसके पहले महानिदेशक बनाया जाता है 1889 ईस्वी में ही सर जॉन एलियट महोदय। देखिए भारत, ये विश्व की बातें हैं, ये हमारे भारत की बातें हैं। अभी हम 1950 से काफ़ी आगे हैं, फिर भी हम मौसम के बारे में सोच रहे हैं। हमारे यहाँ महानिदेशक नियुक्त हो चुके हैं, भले ही वो कोई प्रमाणित ना हो। जैसे कहने का तात्पर्य ये हुआ कि कुछ बिगड़ गया माहौल, हम बैठ गए कुछ लोगों के साथ, कुछ बिगड़े हुए हालात, हम कर रहे हैं लोगों से बात, बस यही बातें हैं। और उसके प्रथम महानिदेशक सर जॉन एलियट को नियुक्त किया जाता है। दूसरी बात समझिएगा, इसी दृष्टिकोण में ब्लैनफोर्ड को संवाददाता यानी मौसम संवाददाता के रूप में नियुक्त किया जाता है। मौसम संवाददाता यानी मौसम के बारे में जानकारी देने वाला, मौसम संवाददाता के रूप में ब्लैनफोर्ड को नियुक्त किया जाता है। इसीलिए अगर कभी ऐसे प्रश्न आ जाते हैं कि भारत के सापेक्ष में भारत का मौसम, जैसे मौसम विज्ञान का जनक हमने अरस्तु को लिखा, ऐसे किया जाए कि भारत के मौसम विज्ञान का जनक, भारत के मौसम विज्ञान का जनक किसे माना जाता है, तो जवाब दीजिएगा साथियों, ब्लैनफोर्ड को भारत के मौसम विज्ञान का जनक माना जाता है। यहाँ तक की बातें क्लियर हैं। और ल्यूक हावर्ड को देखिएगा, ल्यूक हावर्ड को
विश्व मौसम विज्ञान का जनक माना जाता है साथियों, विश्व मौसम विज्ञान का जनक, विश्व मौसम विज्ञान का जनक ल्यूक हावर्ड को माना जाता है। और जबकि भारत के मौसम विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? इनको, ब्लैंडफोर्ड को। यहाँ तक तो कोई समस्या नहीं है साथियों। फिलहाल एक आंकड़ा दे रहा हूँ जहाँ से हमारे मौसम के बारे में लोगों ने सोचना शुरू किया है। हमारे भारत ने, विश्व ने, इन तमाम बातों पर हमारा फोकस बनेगा। आप साथियों देखिएगा, हमारे भारत की तमाम जगहों पर अब संस्थानें स्थापित की जाएंगी, संस्थान बनाए जाएंगे। 1905 में सर्वप्रथम शिमला में मुख्यालय बनाया जाता है। ये मुख्यालय की बात कर रहा हूँ, यानी मुख्यालय कहाँ के? मुख्यालय भारत के। 1905 में शिमला में भारत पहला मुख्यालय स्थापित करता है। किसका? मौसम विज्ञान संबंधी बात मैं कर रहा हूं, आप ध्यान से समझिएगा। मैंने अभी आप थोड़ी देर से पहले बात की कि अभी तक जो काम चल रहे थे, अभी तक जो कार्यदायित्व था, वाकई में वो बहुत बड़ा कुछ नहीं था। वहां केवल इसके बारे में सोचना शुरू किया गया और किसी एक व्यक्ति को नामित किया गया कि आप इसके महानिदेशक रहोगे और आप संवाददाता रहोगे, चलो थोड़ा सा इस पर काम करिए। बहरहाल कोई मुख्यालय वगैरह नहीं बनाया गया था, लेकिन पहला मुख्यालय कहाँ? शिमला। और 1905 के बाद, शिमला के बाद यही मुख्यालय ट्रांसफर कर दिया जाता 1928 में पुणे में। और अब वर्तमान की बात अगर हम करें, वर्तमान में इसका मुख्यालय कहाँ है साथियों? नई दिल्ली में। और हमारे पास अगर कहा जाए कि मौसम विज्ञान संबंधी कितनी शाखाएं हैं, तो उत्तर आप दीजिएगा 6 शाखाएं हैं साथियों, 6 शाखाएं, जिसमें से एक तो आपकी दिल्ली स्वयं है। दूसरी शाखा की बात हम अगर करें तो चेन्नई है साथियों, चेन्नई। तीसरी हम बात करें तो मुंबई है साथियों, मुंबई। और अगर हम चौथी बात करें तो कोलकाता। लीजिएगा, ये सारे प्रश्न आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण, कोलकाता। और पांचवा है नागपुर और छठा है गुवाहाटी। गुवाहाटी क्लियर है ना? तो कुल मिला जुला के 6 शाखाएं हैं हमारी, वर्तमान में संचालित हैं। और हमारा अब वर्तमान का जो मुख्यालय है मौसम विज्ञान का, वो नई दिल्ली है। मौसम विज्ञान के वर्तमान मुख्यालय का नाम क्या है अगर पूछा जाए तो नई दिल्ली बताइएगा। मौसम विज्ञान की कितनी शाखाएं हमारे वर्तमान में भारत में संचालित हैं, तो आपके जवाब 6 के होने चाहिए। तो इन तमाम बातों पर अभी तक आपको जोड़े रखा। फिलहाल अब आपके स्क्रीनशॉट लेने की बारी आ गई। मैं चाहता हूं थोड़ा सा रिकैप आपको दूं, आज हमारी बातें किस दृष्टिकोण में रही हैं साथियों। हमारी बातें अभी तक फिलहाल मौसम की एक रूपरेखा बनाने पर रही है। मौसम क्यों बदल रहे हैं, मौसम क्यों बदलते हैं, आपको इन तमाम बातों की जानकारी भूगोल में भी मिल चुकी है, जियोग्राफी में मैं बता चुका हूँ। आपकी पृथ्वी परिक्रमा कर रही है 365 से 1/4 दिन में वो सूर्य की एक चक्कर लगाती है, अतएव मौसम परिवर्तन निश्चित है। मौसम बदल जाते हैं। आज हमारे यहाँ बरसात का मौसम है, फिलहाल बारिश हो रही है। इसी दृष्टिकोण में मैंने सोचा कि ये टॉपिक आप तक जानी चाहिए। और आप देख पा रहे हैं कि मौसम के बारे में लोगों ने किस तरीके से बात किया। क्या पहले लोगों ने बात की है? फिलहाल की है। अरस्तु, बारामीर, कालिदास जैसे लोगों ने स्पष्ट रूप से ये इतिहास में दिखाया है कि इन्हें मौसम का ज्ञान था। इसके बाद अगर हम देखें तो हमारे भारत के दृष्टिकोण में अगर हम आते हैं तो 1865 में बंगाल में आए हुए चक्रवात से लोगों को तकलीफ पहुंचती है, लोगों को पीड़ा पहुंचती है। इसलिए वो लोग एक व्यक्ति को नियुक्त करते हैं कि चलो तुम एक वेधशाला के रूप में काम कराओ और मौसम के बारे में कुछ तो जानने का प्रयास करो। तो इस सापेक्ष सर जॉन एलियट को बना दिया जाता है पहला महानिदेशक और ब्लैंडफोर्ड को संवाददाता के रूप में नियुक्त किया जाता है। ब्लैंडफोर्ड साहब अच्छा काम करते हैं, इसलिए आज भी हम लोग ब्लैंडफोर्ड को भारत के मौसम विज्ञान का जनक मान लेते हैं। लेकिन विश्व के सापेक्ष में हमने कहा है ल्यूक हावर्ड साहब हैं। लेकिन अगर इस तरह बात की जाए मौसम विज्ञान का जनक कौन है, तो फिलहाल अरस्तु को माना जाएगा। अगर हम बात करें हमारे भारत में क्या आप वेधशालाएं स्थापित हो गई हैं? जी हाँ, 1905 में पहला मुख्यालय बनाया गया शिमला को, दूसरा पुणे को और तीसरा वर्तमान में संचालित नई दिल्ली को। और कुल 6 शाखाओं के साथ इसका सामंजस्य है। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए साथियों। ये मान के नहीं आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब तमाम मुख्यालय और संगठन की बात छोड़ते हैं हम लोग, सबसे पहले ये बात करते हैं वाकई में अगर मौसम के बारे में हमें कुछ जानकारी मिल पा रही है तो कैसे, इसके लिए क्या काम हुए हैं। बहुत पहले की बात है, ये बहुत ही पुरानी बात है। संगठन तो मुख्यालय तो अब बना रहे हो आप, लेकिन 1644 ईस्वी में ही 1644 ईस्वी में ही टारसेली नामक वैज्ञानिक ने बैरोमीटर का आविष्कार कर दिया। बैरोमीटर की आविष्कार कर दिया जो कि एक वायु दाब मापी यंत्र है।
वायुदाब मापी यंत्र है साथियों, वायुदाब मापी यंत्र है। इसमें अगर पदार्थ की बात आए तो आप बताइएगा पारे का उपयोग किया जाता है। ठीक ठाक उसी तरीके से जब थर्मामीटर की खोज हुई थी 1714 ईस्वी में, थर्मामीटर की खोज किसने की थी? तो आपका जवाब होना चाहिए था फ़ारेनहाइट। और इसमें भी किसका प्रयोग किया जाता है? पारे का ही प्रयोग किया जाता है साथियों। 1644 ईस्वी में आए हुए बैरोमीटर की खोज जिसने की है, यानी इसका आविष्कार जिसने किया है, वो नाम है टारसेली का। टारसेली ने इसी थर्मामीटर के क्रियाकलाप को समझने का प्रयास भी किया था, लेकिन फिलहाल बैरोमीटर की खोज ये कर चुके हैं और इस बैरोमीटर के दाब को देख करके थर्मामीटर फ़ारेनहाइट ने बनाया, एक बेहतर आविष्कार किया। इसके ठीक पहले फ्लास्क के नाम से जाना जाता थर्मामीटर, जिसकी खोज की थी गैलीलियो ने। वो एक अल्प विकसित था, जिसे हम फ्लास्क कहते हैं। वो एक अल्प विकसित मामला था, उतना ज़्यादा सक्षम नहीं रहा या उतना बेहतर नहीं बन सका था, जिसको बाद में फ़ारेनहाइट साहब ने बना दिया। क्लियर समझिएगा। ये जो बैरोमीटर है, इसी बैरोमीटर के पाठ्यांक से हम मौसम की जानकारी हासिल करते हैं। बैरोमीटर के पाठ्यांक के बारे में थोड़ी बातें हम कर लेते हैं। देखिएगा, बैरोमीटर का जो पाठ्यांक है, यहाँ अगर अचानक नीचे गिरा, जो बैरोमीटर का पाठ्यांक है अगर अचानक नीचे गिरता है साथियों, तो समझ जाइएगा तूफान आने वाला है। इससे सूचना देगा हमारा मौसम विज्ञान का वैज्ञानिक, हमें बताएगा कि अचानक बैरोमीटर का पाठ्यांक जब उसके सामने गिर जाएगा, तुरंत वो अलर्ट जारी करेगा कि बहुत ही भीषण तूफान आने वाला है। तो अचानक नीचे गिरना तूफान का संदेशा है। और अगर अचानक ना हो करके धीरे धीरे नीचे गिरे साथियों, धीरे धीरे नीचे गिरे, तो इसका मतलब होता है, धीरे धीरे नीचे गिरने का मतलब बारिश की संभावना, फिर बारिश होने वाली है। और अगर अचानक ऊपर उठ जाए, तो समझ जाइएगा अचानक ऊपर उठना तो मौसम शुष्क होने वाला है, बहुत ही शुष्क होने वाला है। और धीरे धीरे ऊपर उठे तो फिर समझ जाइएगा बहुत शुष्क होने वाला है, गंभीर गर्म हवाएं चलने वाली हैं साथियों। इससे पता चला पाता है, हमारा मौसम वैज्ञानिक ये बात जान पाता है कि वाकई में हमें क्या बताना चाहिए। अचानक नीचे गिरेगा तो तूफान, धीरे धीरे नीचे गिरेगा तो बारिश होगी, और अचानक ऊपर उठ जाएगा फिर मौसम का शुष्क होना निश्चित है। और धीरे धीरे ऊपर उठेगा तो मौसम बहुत ही ज़्यादा शुष्क होगा, गर्म हवाएं चलेंगी, तेज हवाएं चलेंगी। इससे अंदेशा लगा पाएगा हमारा मौसम वैज्ञानिक और हमें बताएगा, सबसे पहले अलर्ट करेगा कि ऐसा कुछ होने वाला है साथियों, अपने बोरिया बिस्तर बांध लो और सही जगह पर अपने आप को ले जाओ। तो कुछ इस बात का सिग्नल है। तो बैरोमीटर के पाठ्यांक से हम तमाम चीज़ों को जान पाते हैं साथियों। देखिएगा, सच बताएं तो आज हमारे पास सिग्नल है। अभी फ़िलहाल कई राज्यों में ऑरेंज सिग्नल दिया गया है। तो सिग्नल जो होते हैं ये वाकई में पहले नहीं थे, ये अभी 8 से 10 साल में ये सक्रिय हुए हैं, इनके बारे में बात की जा रही है। पहले ऐसे सिग्नल नहीं हुआ करते थे, लेकिन अब हमारे पास मौसम विज्ञान की जानकारी या मौसम विभाग की जानकारी सिग्नल के माध्यम से दी जाती है, कुछ संकेतों के माध्यम से, जिसमें एक होता है ग्रीन अलर्ट, साथियों, और एक होता है येलो अलर्ट, एक होता है ऑरेंज अलर्ट, और एक होता है रेड अलर्ट साथियों। ये मैंने क्रम से लिखा है जिससे आपको भी आसानी से याद हो सके। ग्रीन अलर्ट का मतलब है सब कुछ ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर किसी भी राज्य में, किसी भी स्थान पर, किसी भी वातावरण के सापेक्ष हमारा मौसम वैज्ञानिक ग्रीन सिग्नल दे रहा है, तो पक्की बात समझना आप सेफ जोन में हो, आपको कोई समस्या नहीं है, फिलहाल आप किसी दिक्कत में फंसने वाले भी नहीं हैं। लेकिन अगर येलो अलर्ट जारी होता है साथियों, येलो, इसका मतलब है येलो हो जाओ, लाल पीला होना शुरू होना है। अब आपको ये सिग्नल मिला है कि कुछ भी हो सकता है आपके साथ, संभावनाएं गर्त में है, कोई पुख्ता प्रमाण नहीं है। फिलहाल इतनी अंदेशा है कि भयानक बारिश हो सकती है, भयानक तूफान आ सकते हैं, मौसम का मिजाज बहुत कुछ बदल सकता है, मे भी ऐसा हो सकता है। येलो होने पर मान के चलना, हो सकता है कोई कन्फर्मेशन नहीं होगी, लेकिन इतनी बातें जरूर होगी, येलो अलर्ट जारी है तो कुछ ना कुछ होगा, कुछ ना कुछ जरूर होगा, कुछ ना कुछ होगा।
ये बात समझिएगा। लेकिन अगर ऑरेंज की बात कर ली जाती है, ऑरेंज अलर्ट, तो पक्की बात समझना जरूर होगा। हमारा दृष्टिकोण समझने का प्रयास करें। येलो अलर्ट का मतलब होता है कुछ ना कुछ होगा। बारिश तेज हो सकती है, धीमी हो सकती है, तूफान आ सकते हैं बहुत ही तेजी से और बहुत ही कम स्पीड से। इसका मतलब हुआ डाउन, ये सब हो सकता है। लेकिन ऑरेंज है अगर, तो ये पक्की बात मान के चलें, यहाँ हो सकता था, हो सकता हो ही ना, लेकिन यहाँ है, जरूर होगा साथियों, जरूर होगा। चाहे थोड़ी ही बारिश क्यों ना हो, लेकिन होगी। ये बारिश गंभीर रूप भी ले सकती है। जब येलो अलर्ट किसी क्षेत्र में, किसी जोन में जारी किया जाता है, तो वहाँ के जो शासन प्रशासन के जिम्मेदार साथी हैं, उनसे ये बात बोल दिया जाता है प्रशासन द्वारा कि वहाँ ऐसे क्षेत्रों को चिन्हित कर लिया जाए जहाँ समस्याएं बढ़ सकती हैं। आने वाले 1-2 दिन बाद उसी जोन में ऑरेंज अलर्ट जारी किया जाता है, जिससे आसानी से वहाँ पर शासन प्रशासन संभालने वाले लोग उस क्षेत्र पर जा करके आवश्यकता अनुसार सुविधाएं मुहैया करा पाएं। जहाँ पर समस्याएं हैं तो ऑरेंज अलर्ट के जोन में आएगा। लेकिन अगर साथियों रेड हो गया ना फिर, तो ये सबसे खतरनाक है। इसका मतलब अब ये समझ जाएं कि बारिश बहुत ही ज़्यादा होने वाली है। 130 किलोमीटर से ऊपर की हवाएं चलने वाली हैं और 30 मिलीमीटर से अधिक की वर्षा होने वाली है। ये पक्की बात मान के चलें। यहाँ समस्याएं ज़्यादा है, तो सिग्नल से आप अनुमान लगा सकते हो। येलो का मतलब होता नहीं कि होने वाला है, ऑरेंज का मतलब मामला बिगड़ रहा है साथियों, ऑरेंज का मतलब बिगड़ रहा है। येलो का मतलब अपने बिस्तर को बांध लीजिए, अपना ठिकाना सोच लीजिए कि अगर कुछ हुआ तो भागेंगे वहाँ। ऑरेंज आए तुरंत बैग टांगिए और भाग लीजिए, क्योंकि अब घर ही एक सहारा है। ऐसी किसी जगह ना रही है जहाँ पर इस तरीके के मामले होने वाले हैं। तो फिलहाल येलो, ऑरेंज और रेड ये तीनों ही खतरनाक सिग्नल के संकेतक हैं। लेकिन हमारा जो ग्रीन है ये बताता है कि आप बिल्कुल सेफ जोन में हो, आराम करिए और आराम से सोने का काम करिए। जी हाँ, शायद आप सिग्नल के बारे में समझ पाए हैं, शायद आप इस बैरोमीटर के पाठ्यांक को बेहतर ढंग से आंक पाए हैं। इनसे बनने वाले प्रश्नों के जवाब मेरे स्टूडेंट साथी बेहतर ढंग से दे भी पाएंगे। फिलहाल कुछ और बातें आपके साथ करनी बाकी है। जैसे अगर हम अपने भारत की बात करें तो हमारे भारत में ऋतुओं की बात होती है। जैसे हमने ऋतुओं की अभी बात की, ऋतु संहार कालिदास ने लिखा और उसमें ऋतुओं की तमाम बातें की कालिदास ने, मनमोहक बातें की है कालिदास ने संस्कृत भाषा में, आपको पता है। तो ऋतुओं की बात अगर हम करें तो हमारे भारत में कुल ऋतुओं की संख्या अलग अलग दृष्टिकोण में अलग अलग होती है, लेकिन हम उन सब पर एक थोड़ा सा नजरिया पेश करते हैं। देखिएगा साथियों, पहले हम बात करते हैं बसंत ऋतु की। वसंत ऋतु की ये सबसे खूबसूरत ऋतु माना जाता है हमारे भारत का, वसंत ऋतु। जी हाँ साथियों, बसंत ऋतु की अगर बात आए तो ये मार्च से लगाकर अप्रैल तक के आसपास का मामला बसंत ऋतु के अंतर्गत आता है, जहाँ से आप हिंदी कैलेंडर की शुरुआत करते हैं, जिसे आप चैत कहते हैं, और वो महीना शुरू होता है अप्रैल से साथियों। फिलहाल इन सारी बातों को आपको जानना जरूरी है। तो मार्च अप्रैल को हम बसंत ऋतु के नाम से जानते हैं। यहाँ खूब अच्छे अच्छे फूल, सरसों के फूल, यानी तमाम चीज़ों को आप देख पाएंगे। आपकी वादी बड़ी खूबसूरत नजर आती है बसंत ऋतु में। आगे समझिएगा, बसंत के बाद अगर हम बात करें ग्रीष्म की, इसके ठीक बाद गर्मी की तपिश आपको झेलने को मिलेगी मई और जून की। मई जून की भीषण गर्मी आप झेल रहे होंगे, और ग्रीष्म के बाद फिर से आप जहां आप मुखातिब हैं जून और जुलाई, यानी हम कह सकते हैं जुलाई और अगस्त, जुलाई अगस्त और लगभग कुछ मामला सितंबर का भी, ये वर्षा के आगोश में रहता है। यहाँ बारिश होती है हमारे यहाँ साथियों। ये कोई दावा पेश नहीं कर रहा हूँ, देखना ये थोड़े से आंकड़े बदल भी सकते हैं। बारिश अभी जून में हो रही थी, आपको पता है। तो मई जून वर्षा, जुलाई अगस्त सितंबर, वैसे वर्षा के 4 महीने हैं। ऋतुएं हमारे पास मुख्य रूप से 4 ही होती हैं। देखिए, एक तो आपका वर्षा है जिसे आप कहते हैं जून जुलाई अगस्त सितंबर, 4 महीने का। फिर आपकी ठंडक है अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी और आपकी फरवरी लेकर के, ये आपकी ठंडक है। आप वहाँ देखेंगे तो वर्षा, अब इसके बाद गर्मी आ जाएगी। बीच में बसंत ऋतु है मार्च का, मार्च अप्रैल का, मई जून जुलाई ले जाइए, फिर से आप गर्मी का मौसम ले आइए। तो इन 4 प्रकार के मौसम में हमारा पूरा दृष्टिकोण बटा होता है। फिलहाल कुछ और मौसम की जानकारी ली जा रही है, इसलिए इसके छोटे छोटे पार्ट किए जा रहे हैं। तो बसंत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा, और वर्षा के बाद साथियों आएगा शरद ऋतु। शरद ऋतु वाकई में अक्टूबर में, जब आपके
खेतों में धान इस समय होगा, धान अभी आप धान रोप रहे होंगे और अक्टूबर में आप अक्टूबर नवंबर आपने धान की कटाई करते हैं, तो अक्टूबर में धान के खेतों पर आप देखेंगे, धान के पौधे पर आप देखेंगे शीत की वो मोती जैसी बूंदें आपको नजर आएंगी। इसीलिए उसे शरद ऋतु कहते हैं। शरद ऋतु के आगमन यानी ठंडी के आगमन का ये सूचक है, ये सिग्नल है कि अब ठंडी आने वाली है। तो अक्टूबर और नवंबर का कुछ हिस्सा, अक्टूबर और नवंबर का हाफ कह सकते हैं, कुछ हिस्सा शरद ऋतु के अंतर्गत आता है। ये शरद हो गया साथियों। और शरद के बाद अगर हम बात करें, लीजिए इसीलिए मैं कह रहा था इनका नाम लेना जरूरी है। हेमंत ऋतु किसे कहेंगे? हेमंत ऋतु उसे कहते हैं नवंबर दिसंबर। अब आप देख सकते हैं यहाँ कड़ाके की ठंड पड़ना शुरू हो जाती है, यानी ठंड पड़ रही होती है, इसे हेमंत कहेंगे। और हेमंत के बाद देखिएगा एक आती है शीत, शीत ऋतु जिसे हम शिशिर भी कहते हैं। शिशिर समझ जाओ, शिशिर का मतलब अब ठिठुरन है और ये पूरा दिसंबर से लेकर जनवरी और फरवरी तक का मामला चलेगा। ये शिशिर यानी शीत ऋतु का, जहां आपके हाथ और पैर कांप रहे होंगे साथी शिशिर ऋतु में। तो इसका मतलब ये ऋतु है और इस प्रकार के ऋतुएं हमारे भारत में हैं। और वो आपके गाने में पता नहीं किस तरीके से गाया गया है कि पांचवा मौसम प्यार का है। फिलहाल वो आप समझदार हैं, आप समझ सकते हैं। यहाँ तक का हमारा दृष्टिकोण जो भी बना रहा, मुझे पूरा विश्वास है कि आपको ये सारी बातें बिल्कुल अच्छी लगी होंगी। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अब ये मान लेते हैं कि आपको ये आज की पेशकश बेहतर लगी होगी साथियों, और अगर ये पेशकश अच्छी रही है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। पढ़ते रहिए, मत रहिए, खुशहाल रहिए। मिलते हैं हम आपसे नए एपिसोड में। आपका दिन शुभ हो। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।